कैसे हो सब बढ़िया सबके जीवन में। आपको कुछ नहीं करना, जितना भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एक ऑडियो बुक के फॉर्म में होगा। पहले अपन सेल डिवीजन, सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको एक पॉडकास्ट के फॉर्म में, ऑडियो बुक के फॉर्म में सुनना है। और मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आपको मतलब जितनी भी अपन ने पढ़ी थी क्लासेस में वो पूरी रिकॉल होंगी। मतलब थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि आपके पास एक सेल थी, हमने सेल को देखा था पूरी सेल बायोलॉजी में। और जब सेल डिवीजन स्टार्ट किया था तो हमने सेल को थोड़ा सा जूम किया था और हम न्यूक्लियस तक पहुंचे थे। जब हमने न्यूक्लियस तक पहुंचे थे तो हमने देखा था कि डीएनए होता है। डीएनए पहले कंडेंस होता है क्रोमेटिन के फॉर्म में, और फिर जब वो हाईली कंडेंस हो जाता था तो हमें धीरे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिखते थे जिन्हें अपन एक्स शेप के स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहते थे। याद करो, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा अगर आपको याद आ रहा हो। अब होता क्या ना, सेल डिवीजन में हम चाहते हैं सेल 1 से 2 डिवाइड हो। तो अगर सेल डिवाइड कर रही है तो क्या उसका न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है क्या वो नई सेल्स में जाना चाहिए, क्या वो नए डॉटर सेल्स में जाना चाहिए और इक्वली जाना चाहिए। तो यही हमारा पूरा चैप्टर है सेल साइकिल और सेल डिवीजन का। अब किसी भी सेल को अगर डिवाइड करना है ना, पहले एनसीईआरटी लिख देती है कि सेल बायोलॉजी मतलब सेल डिवीजन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसको हमने पढ़ने के लिए सिर्फ अपने फेजेस बनाए हैं, लेकिन असल में ये फेजेस होते बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो। हमने सिर्फ फेजेस ये बनाए हैं। अब इसमें एक फेज होता है जिसको अपन बोलते हैं इंटरफेस, एक होता है एम फेज। इंटरफेस मतलब सेल तैयारी करेगी। अब आप खुद सोचो, यदि आपका कल टेस्ट है, जो कि कल आपका टेस्ट होगा, तो अगर आपका टेस्ट है तो आप क्या तैयारी करोगे या नहीं करोगे। सेल डिवीजन से पहले जैसे अगर तैयारी करती है तो एग्जाम्स के पहले भी क्या आप लोग तैयारी करते हो? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितनी भी चीजें आपने पढ़ी होंगी क्या उनको रिवीजन क्विक रिकैप में करोगे या नहीं करोगे। तो ऐसे ही अगर सेल को डिवाइड करना है तो वो इंटरफेस में तैयारियां करती है कि वो किस किस चीजों को लेके जाए एग्जाम में मतलब सेल डिवीजन में, और किस किस चीज को उसको डॉटर न्यूक्लियस में बराबर देना है। तो ये पूरी तैयारी होगी किसमें, इंटरफेज में। अब इंटरफेज जो पता ना चीकू, ये लॉन्गेस्ट टाइम की होती है। मतलब अगर आप जानते हो कि G1, S, G2 और M फेज को अपन माइटोटिक फेज भी कहते हैं, मतलब इसमें सेल डिवाइड करेगी और बाकी बचा हुआ टाइम जो इंटरफेज है ये लॉन्गेस्ट टाइम का होता है। अब पता सवाल पूछा जाता है क्या इंटरफेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है? बिल्कुल होती है। G1S और G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होगी, लेकिन अगर पूछ दिया सबसे ज्यादा कहां होती है तो वो G1 में होती है। क्यों? क्योंकि G1 जो है वो लॉन्गेस्ट फेज था, याद करो। हाँ, और डिपेंड करता था एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स पे जिन्हें अपन प्यार से जीन्स कहते हैं। हाँ, अब आपको पता होगा G1 में अगर आप क्रोमोसोम के देखोगे तो वो सिंगल क्रोमेटेड वाले स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। याद करो, आपने नोट्स में लिखा होगा ऐसा, सिंगल क्रोमेटेड्स वाले दिखेंगे। अब S फेज में डीएनए डबल हो जाता था। हाँ बिल्कुल होता था डीएनए डबल। अच्छा, डीएनए डबल क्यों करना है? अरे भाई साहब, जब माइटोसिस करोगे तो आपको इक्वली क्रोमोसोम देना है या नहीं देना है। हाँ, तो उसमें डीएनए कंटेंट भी जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब आपने जानते होंगे कि हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है जब हम न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ते हैं। न्यूक्लियोसोमल मॉडल मतलब अरे वही बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। जी क्या होता है? अरे वो यार, वो नहीं बताई थी मैं तुम्हें, कब बोले भाई? अरे वो अरे यार वो हाँ, वो मोतियों की माला। हाँ, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर में हिस्टोन प्रोटीन थे जो डीएनए को रैप करते थे और एक ऑक्टामर बनाते थे, याद अगर आपको आ रहा होगा। हाँ, तो हिस्टोन डबल होने चाहिए एस फेज में। आपने डीएनए डबल किया, हिस्टोन भी डबल हो गए। ये दोनों प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में। और अगर आपसे पूछे एनिमल सेल में सेंट्रियोल भी डबल होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो हाँ या ना? हाँ, एस फेज में होंगे या किसी और फेज में होंगे? एस फेज में। अब इसके बाद आपके पास आता है G2 फेज। अब G2 फेज पता क्या है ना, जस्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमेटेड बन जाते हैं। जी का होत भैया, आप जब G1 में क्रोमोसोम को देखोगे तो उसमें सिंगल क्रोमेटेड होगा, लेकिन जब G2 में देखोगे तो क्रोमेटेड्स डबल हो जाएंगे। तो सवाल पूछा जाएगा कि जितनी भी आपकी इंटरफेज या फिर मतलब इंटरफेज जो है आपके पास टाइम ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट होता है। हाँ, उसमें G1 सबसे ज्यादा टाइम का है और S और G2 कम टाइम के होते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होते हैं G1 से G2 में या कांस्टेंट रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं? डबल। G1 में सिंगल क्रोमेटिड वाले स्ट्रक्चर दिखेंगे क्रोमोसोम के और G2 में डबल क्रोमेटिड वाले। कुछ अगर आपको ऐसा याद आ रहा हो। और एक चीज मैंने नोट में लिखवाई थी कि G1 और G2 जो होते हैं स्किप हो जाते हैं किस में? मोरेला में, ब्लास्टुला में, किस में? मैंने बोला होगा 8 से 16 सेल वाली स्टेज को मोरेला कहते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हाँ, तो जब ये जाइगोट में क्लीवेज होते हैं मोरेला वाली स्टेज तक जाने के लिए, तो G1 और G2 सेल साइकिल के क्या हो जाते हैं? स्किप। अब एक पता फालतू सी चीज लिखती है एनसीईआरटी, वैसे फालतू तो नहीं है, कि टाइम बताइए अगर ह्यूमन सेल कल्चर में है। मैंने बार बार बोली थी अगर ह्यूमन सेल कल्चर में है तो उसको 24 घंटे लगते हैं डिवाइड होने में। और मान लो अगर मतलब ईस्ट है तो 90 मिनट में काम कर जाएगी वो।
और अगर अपन इसको डिवाइड करें इंटरफेस को, तो इंटरफेस अपना G1 S G2 और अपने पास एक M फेज होता है। तो G1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, हाँ मोस्ट वेरिएबल टाइम का है, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर जब तक वेरिएबल नहीं होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे, तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगी। और S फेज जो होता है वो 6 से 8 घंटे के लिए रहता है। हाँ भाई ये सब अपने लिखा था। हाँ तो अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा टाइम के लिए कौन है, G1, उसके बाद S, फिर G2 और लास्ट में सिर्फ 1 घंटे का कौन होता है, M फेज। अच्छा अपन आते हैं किस पे, एम फेज पे। तो एम फेज को क्या आप लोग माइटोटिस फेज भी कहते हो? हाँ बिल्कुल, अगर माइटोसिस होगा तो मियोटिक फेज, अगर मियोसिस होगा तो मियोटिक फेज। हाँ जैसे सिंपल सी चीज है। अब पता एम फेज को एनसीईआरटी लिखती है कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है। अब ड्रामेटिक पीरियड का मतलब क्या होता है ना, कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी भी फिर चली भी जाएगी। अच्छा, सेल ऑर्गेनल दिखेंगे भी फिर गायब भी हो जाएंगे, और जो क्रोमोसोम है वो पहले थे फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर दो दो अलग सेल्स में भी चले जाएंगे। तो इसलिए इसको एनसीईआरटी क्या लिख देती है कि सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड होता है। अब एम फेज में होता है क्या ना, पहले आप लोग न्यूक्लियस को डिवाइड करते हो, इसलिए इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब उसके बाद आप साइटोप्लाज्म को डिवाइड करोगे तो उसको कह देते हैं साइटोकाइनेसिस। अच्छा ठीक है, मान लिया चलो एक कैरियोकाइनेसिस है, दूसरा साइटोकाइनेसिस है। अब होता क्या है ना, एम फेज में कुछ फेजेस होते हैं, एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज, एक होता है लास्ट में टीलोफेज। याद करो अपन ने बोला होगा कि टाइम के अगर बेसिस पे आप डिवाइड करोगे तो सबसे ज्यादा टाइम के लिए होता है प्रोफेज। अगर याद हो आपको, यार स्कूल में पीटीएम में जाते थे ना, तो प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज और लास्ट में कौन सा होता है, एनाफेज। एनाफेज द लीस्ट टाइम इंटरवल बिटवीन यू एंड मी, सॉरी बिटवीन सेल बायोलॉजी के एम फेज में। अब प्रोफेज जो होता है ना, वो फर्स्ट इवेंट है हमारे सेल डिवीजन का। याद करो इसमें क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते थे, हाँ थोड़े थोड़े स्टार्ट हो जाते थे। डीएनए था, स्ट्रक्चर बनाओ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको सेल में दिखा, वो रैप होने लगता है, धीरे धीरे पास आने लगेगा, जिससे बनेगा क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन हाईली कंडेंस होकर क्या बना देगा, क्रोमोसोम। याद करो, फिर आपके पास सेंट्रोमियर जो थे वो मतलब सेंट्रियोल्स जो थे वो अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ये पूरे डिसअपियर हो जाएंगे। अब अच्छे से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या प्रोफेज में या फिर क्या एम फेज में प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने न्यूक्लियस को गायब कर दिया। अच्छा, और न्यूक्लियस को अपन क्या कहते थे, राइबोसोमल फैक्ट्री। अब अगर राइबोसोम ही नहीं रहेगा तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस होगी? नहीं समझे चीकू तुम? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब जैसे सवाल पूछेगा कि प्रोफेज में क्या आपको क्रोमोसोम विजिबल होने लगेंगे, हाँ तो होने लगे हैं भाई क्रोमोसोम विजिबल, क्योंकि आपने क्रोमेटिन को कंडेंस करके क्या बना दिया, क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या डिसॉल्व हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। इसके बाद आता है आपके पास मेटाफेज। तो क्या मेटाफेज को आप जानते थे? अब देखो सवाल पूछा जाएगा कि कौन से फेज होती है जिसमें क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। प्रोफेज में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबल हो गई, मतलब गायब हो गई, हाँ तो अब क्रोमोसोम कहां बचेंगे, साइटोप्लाज्म में। और मेन अरीना फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन कौन था, साइटोप्लाज्म था। याद करो आप थोड़ा सा। तो अब भैया आपके पास क्रोमोसोम कहां आ गए, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम एक मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। पहले क्रोमोसोम पूरे 360 डिग्री में घूम रहे थे पूरी सेल में, लेकिन एक प्रोसेस हुई जिसको अपन कांग्रेशन कहते हैं। जी का हो भैया कांग्रेशन? अरे पार्टी नहीं कांग्रेशन मैंने आपसे बोला था, क्रोमोसोम का एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आना और वहीं पे अरेंज हो जाना, ताकि मेटाफेज पे आप किस किस चीज की स्टडी करते हो, मॉर्फोलॉजी, नंबर और किसका, साइज का। अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी है आपको, साइज की, नंबर की और मॉर्फोलॉजी, तो आप एज अ साइंटिस्ट कहां पे देखोगे उसको, कौन से फेज में, मेटाफेज में। अब आपके पास क्रोमोसोम अरेंज है कहां पे, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट पे, क्योंकि अपन माइटोसिस की बात कर रहे हैं। अब जब आप क्रोमोसोम को थोड़ा सा जूम करोगे ना, तो बीच में आपको दिखेगा सेंट्रोमियर, और उसके ऊपर और नीचे दिखेंगे काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर से कौन अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर। ये बात याद रखना चीकू, कि स्पिंडल फाइबर किससे अरेंज होते हैं, किससे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से या काइनेटोकोर से। तो काइनेटोकोर से मतलब चिपक जाएंगे आके काइनेटोकोर से। अब एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर होते हैं, 2। तो अगर ह्यूमन सेल की आप बात करोगे, अगर डिप्लॉइड सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो उसके पास कितने स्पिंडल फाइबर या फिर कितने काइनेटोकोर्स होंगे, 92। जस्ट कॉमन सेंस, यू नीड टू ओनली मल्टीप्लाई, यू नो। अच्छा, अब अपन ने एक और चीज देखी थी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। अगर एनिमल सेल है तो भैया वैक्यूल होता ही नहीं है, हाँ वैक्यूल नहीं होता। अगर वैक्यूल नहीं होगा तो आपके पास सिमेट्रिक स्पिंडल बनेंगे बीच में, मतलब जितना सेल का पार्ट ऊपर होगा उतना ही सेल का पार्ट नीचे होगा। और अगर आप एनिमल सेल की बात, प्लांट सेल की बात करोगे, तो प्लांट सेल में आपके पास क्या होता है, एक सेंट्रल प्लेस 90% जो पार्ट आपकी प्लांट का ले लेता है, उसको क्या बोलते थे अपन, सेब वैक्यूल या फिर नॉर्मल वैक्यूल होगा। इस वजह से जो यहाँ पे स्पिंडल बनेंगे वो कैसे होंगे, एसिमेट्रिक स्पिंडल। याद करो, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। हाँ
तो क्रोमोसोम कहाँ पे आ चुके हैं चीकू? मेटाफेजिक प्लेट पे, जिसको अपन लोग और क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट। अब इसके बाद आएगा हमारे पास एनाफेज वाली स्टेप। अब एनाफेज से मैं आने वाली स्टेप से मैं एक आपसे अगर सवाल पूछूं कि आपके पास जो स्पिंडल फाइबर थे, कहो हाँ थे, जो अपोजिट पोल से बन रहे थे, हाँ बन रहे थे। अब वहां पे जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, क्या वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से बनते हैं या फिर प्रोटीन, मतलब जो आपको याद होगा कि जो अल्फा ट्यूबलिन बीटा ट्यूबलिन है, ये सल्फर रिच अमीनो एसिड से हैं या फिर वो और कौन से होते हैं बे? अबे एल्कोहलिक वाले या फिर वो एरोमेटिक वाले हैं। तो याद रखना ये सल्फर कंटेनिंग होता है। इसमें एग्जांपल कौन है? मिथियोनिन और सिस्टीन। हाँ वो ठीक है, फालतू चीजें हैं ये सब। अब इसके बाद आपके पास कौन आता है? एनाफेज। तो जब भी आपको शेप की स्टडी करनी है किसी भी क्रोमोसोम की, देखो आफ्टर ब्रेकअप शेप चेंजेस, मतलब हार्ट चेंज होता है ह्यूमन बीइंग में, और सेल में क्या होता है? क्रोमोसोम का शेप चेंज होगा। मेटाफेज पे बेचारे सिंगल मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज थे सेंट्रोमियर के साथ। अब जैसे ही बेचारे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, हाँ तो फिर समझो ना तुम मेरी बात, जितने भी मतलब सिस्टर क्रोमेटिड जब सेपरेट होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको क्या दिखेंगे? शेप क्रोमोसोम के। और डिपेंड करेगा ये किस पे? क्रोमोसोम के शेप पे। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमियर बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। तो जब ये बेचारे टूटेंगे बिछड़ेंगे तो आपके पास कैसा शेप आएगा? इन्वर्टेड वी शेप। याद करो। और एक होता है आपके पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब वही सेंट्रोमियर एक साइड की तरफ चला गया, तो यहाँ ये जब टूटेगा तो इन्वर्टेड एल शेप आएगा। और जब एक्रोसेंट्रिक टूटेगा तो भैया जे शेप आ जाएगा। और जब लास्ट में टीलोसेंट्रिक टूटेगा तो आई शेप। मतलब ये एनाफेज में क्या हो रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहा है। कौन सेपरेट हो रहा है चीकू? सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा चलो, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। अब मैं आपको एक वो देता हूं, जैसे आपने कॉल्चीसिन का नाम सुना होगा। हाँ, क्या इसको माइटोटिक पॉइजन भी कहते थे? हाँ, क्योंकि ये क्या करता था? स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने देगा। अगर स्पिंडल असेंबली नहीं हुई तो क्या क्रोमोसोम, मतलब मेटाफेज वाली स्टेज पे जब अपने पास मेटाफेजिक प्लेट थी, उससे अगर स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़े तो क्या आपके पास सेल में पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी? आ जाएगी। तो कॉल्चीसिन क्या पॉलीप्लॉइडी कर सकता है? एनहेंस बिल्कुल करेगा। एक और चीज होती है पॉलीटेनी। यदि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं आया, आपके क्रोमोसोम अलाइन थे इक्वेटोरियल प्लेट पे या फिर मेटाफेजिक प्लेट पे मेटाफेज में, हाँ या ना? वहां पे एक कोएजेंट नाम का प्रोटीन होता है जो आपके सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होता है। हाँ, अगर वहां पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं आया तो कोएजेन डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर कोएजेन डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर भाई साहब बात तुम खुद समझो। अगर कोएजेन डाइजेस्ट नहीं हुआ तो सेंट्रोमियर सेपरेट, मतलब वो क्या बोले, सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा। और अगर वो नहीं टूटेगा तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, जिस वजह से ये एक ही सेल में रह जाएंगे। इसी को भी अपन क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी तो है, लेकिन क्यों है? क्योंकि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं आया, इसलिए इसका एक अलग नाम रख दिया, पॉलीटेनी। अच्छा, अब याद करो अपन ने कुछ चेक पॉइंट्स के बारे में बात करी होगी। हाँ, 3 चेक पॉइंट होते हैं अपनी सेल में। एक होता है G1S चेक पॉइंट। G1S चेक पॉइंट क्या पहला चेक पॉइंट होता है? बिल्कुल होता है। क्या जीवन में ये देखा जाता है कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म सही से चला या नहीं चला है? जी कहो भैया। अरे जैसे मान लो डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं, अगर वो बेस पेयर कोई म्यूटेशन या फिर कोई डिसीज कॉज करा सकते हैं तो उसको अपन पहले सही करेंगे, उसके बाद उसका डीएनए रेप्लिकेशन कराएंगे। क्योंकि अगर एक बार एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और वो डॉटर सेल्स में चला गया तो ये डिसीज चलती चली जाएगी, हाँ या ना? इसलिए G1S वाले जो पहला चेक पॉइंट होता है उसमें डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को चलाया जाता है। अब अपन बात करेंगे G2M जो अपना सेकंड चेक पॉइंट होता है, मतलब ये होता ही है। और फिर एक होता है हमारे पास कौन सा? M से G1 वाला चेक पॉइंट। इसमें क्या होता है? एनाफेज तब तक स्टार्ट नहीं होगी, एनाफेज तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हमारे जितने भी क्रोमोसोम है वो कहाँ पे ना आ जाएं? इक्वेटर पे। हाँ, तो ये सब चेक पॉइंट्स आपने देखे होंगे। अब लास्ट स्टेप आती है हमारे पास टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता था? क्या क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन स्टार्ट करते थे? हाँ जी, टू फॉर्म वापस से क्या? क्रोमेटिन। हाँ। और एक एनसीईआरटी में बहुत प्यारी लाइन लिखी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर। धीरे धीरे पूरे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस जितने भी थे वो सब आना वापस स्टार्ट हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो हमारे पास 2, मतलब जितने क्रोमोसोम्स थे वो आधे आधे हो चुके थे, याद करो, 2 अलग अलग पोल्स पे चले गए थे। तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देंगे एज अ डिस्क्रीट यूनिट, याद करो। और एक सेल में 2 न्यूक्लियस, मतलब दिक्कत है या नहीं है? हाँ, अगर दिक्कत है, मतलब आप वो याद करो, अपन ने बोला था एक घर में 2 बहुएं नहीं रह सकती, वैसे ही एक सेल में 2 न्यूक्लियस नहीं रह सकती। पहला न्यूक्लियस कहेगा मुझे ये प्रोटीन चाहिए, दूसरा बोलेगा मुझे ये प्रोटीन चाहिए, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए अपन क्या कर देते हैं? वही साइटोकाइनेसिस। इसके बाद क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। एक सवाल और बनता है यहाँ से कि टीलोफेज वाली स्टेज में हम लोग बोल तो देते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई, न्यूक्लियोलस वापस आ गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन में कौन से क्रोमोसोम होते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम, जो कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से बनते हैं। और यही क्या करते हैं? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहलाते हैं। मतलब
न्यूक्लियस को बनाने वाले क्रोमोसोम का नाम क्या है चीकू? सेट क्रोमोसोम, जिन्हें प्यार से क्या कहते हो? सैटेलाइट क्रोमोसोम। और ह्यूमन बींग्स में कितने हैं? 5। याद करो, 13, 14, 15, 21 और 22। याद है आपको? ये मैं तुम्हें वैलेंटाइन की डेट नहीं बता रहा, मैं आप समझ रहे हो, 13, 14, 15, 21 और 22, ये 5 क्या है? सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब कुछ है ही नहीं, अब अपने पास साइटोकाइनेसिस है। तो साइटोकाइनेसिस वही फालतू की चीजें हैं यार। अपन ने पढ़ा था एक प्लांट है एक एनिमल है। अगर प्लांट है तो उसमें सेल प्लेट मेथड लगेगी, हाँ सेल प्लेट मेथड लगेगी। उसमें एक फ्रेगमोप्लास्ट होता था, गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन, हाँ, जो डिपॉजिट करता था कैल्शियम पेक्टेट की लेयर, जिससे मिडिल लेमेला बन जाता था। और ये सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन करता था। आपको कुछ याद आ रहा है ऐसा? हाँ। और एनिमल्स की बात करोगे तो बेचारे एनिमल्स कुछ मांगते हैं। तुम बताओ, लड़का कुछ बोलता है? नहीं बोलता। तो लड़के में कुछ नहीं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं हम लोग बॉडी में, वो हमारी बॉडी में कैसा क्लीवेज मेथड होगा। क्लीवेज मेथड एनिमल्स में चलता है और कुछ नहीं, बस सेंट्रीपिटल डिवीजन होगा और ये डिवाइड कर जाएंगे। नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारे पास मियोसिस। लास्ट चीज मियोसिस। क्या आप मियोसिस को जानते हो? हाँ जानते तो हैं, मतलब ऐसे हमारे टीचर ने ऐसा बताया था। टीचर का मतलब जो भी था वो, उसने ऐसा बोला था कि आप लोग हो, हाँ हम लोग भी हैं। क्या हम लोग एक जैसे दिखते हैं या फिर अलग अलग है? वैसे हैं तो अलग अलग। अब खुद सोचो, आप इतने समझदार नहीं हो, मैं इतना समझदार हूँ, तो अपन लोग अलग अलग हैं। और इसको और बेहतरीन तरीके से अगर आपको पढ़ना है या फिर समझना है तो आप खुद सोचो, आपके घर में मतलब एक आध दो लोग जितने भी हैं भाई बहन हैं, क्या आप सब लोग एक जैसे हो? क्या आपका दिमाग एक जैसा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गैमीट्स बने थे वो किससे बने थे? वो किसके प्रोडक्ट थे? माइटोसिस के थे या मियोसिस के? मियोसिस के थे। तो मियोसिस में एक बहुत प्यारी प्रोसेस होती है जिसको अपन प्यार से बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का होना ही वेरिएशन लाता है। और वेरिएशन से फायदा क्या होगा? हम लोग, आप लोग अलग अलग हैं। समझ रहे हो? अगर आप खुद सोचो, सब लोग माइटोटिकली डिवाइड कर रहे होते, अगर सब लोग माइटोसिस से ही बन रहे होते, तो हम लोग तो एकदम क्लोन होते, मतलब एकदम डिट्टो सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ, अकल भी सेम, नौटंकियां भी सेम। इसलिए हम लोग किससे, मतलब हमारे जो गैमेट्स हैं वो मियोसिस से बनेंगे या माइटोसिस से? मियोसिस से। और मियोसिस से बनने का फायदा क्या है? वेरिएशंस आएंगे, कुछ नई नई चीजें सीखने को हमें मिलेंगी। अरे मिलेंगी क्या, वो तो हो जाता है। देखो, अब जब मियोसिस की अपन स्टार्ट करते हैं ना, तो मियोसिस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। प्यार से मियोसिस 1 को अपन बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि जहां क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। अच्छा। और मियोसिस 2 को अपन बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन मेंटेन रहती है। इसमें मतलब एक ही बार क्या होता है, क्रोमोसोम आधे, उसके बाद क्रोमोसोम आधे नहीं होंगे। आप मेरी बात समझो, पहले मियोसिस 1 में क्या हुआ, क्रोमोसोम आधे हो गए, और लेकिन मियोसिस 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम कांस्टेंट। इसीलिए बोलते हैं कि मियोसिस 2 इज जस्ट रेप्लिका ऑफ माइटोसिस। मतलब जैसे ही माइटोसिस होता है वैसे ही कौन होता है, मियोसिस 2। अब इसमें कुछ नहीं, सेल साइकिल पढ़ी थी आपने, हाउ, एक होता था इंटरफेज, एक होता था एम फेज। इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज या स्मॉलेस्ट फेज? लॉन्गेस्ट। उसके बाद मैं आंसर भी मैं ही बोल रहा हूं, तुम तो बोलो कुछ। अच्छा, फिर एम फेज में हमारे पास क्या होता है, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। सवाल इतना प्यारा पूछा जाता है ना कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक स्टेप होती है जिसको प्यार से एनसीईआरटी कहती है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या करते हैं अपन, डीएनए डबल करते हैं या सेंट्रियोल को डबल करते हैं? अभी तो तुम्हें पता है सेंट्रियोल डबल करेंगे, लेकिन जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या कहोगे, हाँ देखो डीएनए डबल करेंगे। 2 बार मियोसिस हो रही ना, हो सकता है डीएनए डबल हो, लेकिन याद रखना मेरी बात चीकू, कि अपन लोग डीएनए डबल नहीं करेंगे। डीएनए सिर्फ एस फेज में डबल होता है। इंटरकाइनेसिस में क्या करते हो, सेंट्रियोल को डबल करते हो। तो भैया 2 प्रोसेस है, एक मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में भैया वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वही प्रोसेस तो सेम ही रहेंगी ना, नाम थोड़ी चेंज कर दोगे। अब फिर अपने पास सबसे पहला कौन सा है, प्रोफेज 1। मियोसिस 1 में पहला स्टेप कौन सा है, प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 में क्या होता है ना कि क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट होता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट होता है। क्रोमेटिन कंडेंस होगा जिससे आपके पास क्या बनने लगेंगे, क्रोमोसोम। और थोड़े थोड़े से बुके जैसा स्ट्रक्चर, बुके जैसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे दिखने लगेगा, मतलब अगर आप देख रहे हो उसमें, क्या बोले वो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अच्छा, ये सिर्फ एनिमल्स में आपको दिखेगा बुके जैसा स्ट्रक्चर। उसके बाद आएगा जाइगोटीन स्टेप। तो जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है क्रोमोसोम की। अच्छा, और इन क्रोमोसोम के पेयर को अपन लोग क्या बोलते थे, होमोलोगस क्रोमोसोम। याद करो, हाँ, मतलब क्रोमोसोम बन गए थे लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में आपने दोनों क्रोमोसोम के बीच में बातचीत करना स्टार्ट करा दिया था, तो इनको पहले पास लेके आए थे, और पास लेके आने के बाद आपने यहाँ पे सीमेंट लगाई थी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, पेयरिंग होती थी, याद करो यार, होमोलोगस क्रोमोसोम बने थे, पेयर बना था, और इसको जोड़ने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा,
अब ये चीज आपको विजिबल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। लेकिन अगर आपको क्लियरली विजिबल अच्छी तरीके से देखना है तो अगले स्टेप में आ जाओ, जो इसका नाम क्या होता है, पेकाइटिन। अब याद करो, मैंने आपसे बोला होगा होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ बोला था होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको अपन ने प्यार से बायवेलेंट भी कहते हैं या फिर टेट्राड भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं। मैंने बोला था एक क्रोमोसोम है तो उसके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दूसरा क्रोमोसोम है उसके पास भी सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, लेकिन एक क्रोमेटिड इस वाले क्रोमोसोम का और एक क्रोमेटिड उस वाले क्रोमोसोम का, ये तुम विजुलाइज कर पा रहे हो? एक क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमेटिड मैं इस वाले क्रोमोसोम का देख रहा हूं, लेफ्ट वाले का, एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड राइट वाले क्रोमोसोम का। इन दोनों को जब मैं देखूंगा तो इनको अपन कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। कौन से क्रोमेटिड? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और पेकाइटिन वाली स्टेप में इन्हीं दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, जिससे बनती है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। याद करो, ये चीज तुमने पढ़ी होगी, क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या? जेनेटिक मटेरियल का इस वाले क्रोमेटिड से उस वाले क्रोमोसोम तक चले जाना। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? अरे देखो, दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में क्या हो गई? बातचीत, एक्सचेंज हो गई। अगर मतलब बातचीत में तुमसे कह रहा हूं, जीन्स एक्सचेंज हो गई। अगर जीन्स एक्सचेंज होंगी तो इससे क्या आएंगे? वेरिएशन। और वेरिएशन आएंगे तो हम पॉपुलेशन जो होगी वो अलग अलग प्रकार की होगी, एकदम डिट्टो नहीं होगी। अच्छा, अब जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया हमारा। होमोलोगस क्रोमोसोम की कौन सी क्रोमेटिड के बीच में? सिस्टर क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर? तो याद रखना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हो गया? वो हो गया, क्या हो गया? अरे वही जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। अच्छा, अब बात आती है डिप्लोटीन की। याद करो, डिप्लोटीन था। डिप्लोटीन में आप लोग क्या करते थे? डिसोल्यूशन करते थे स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। हाँ याद है, डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देते थे वही सीमेंट को जो बीच में आपने लगाई थी। हाँ, लेकिन एक जगह से नहीं हटती थी, जिसको अपन काइजमेटा कहते थे, एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर। तो अगली स्टेप आएगी डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में आप लोग क्या करोगे? टर्मिनलाइजेशन करना स्टार्ट कर दोगे काइजमेटा का। अच्छा, और इसी स्टेप में क्या होगा? सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएंगे और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। अब आएगा आपके पास मेटाफेज 1। अब जैसे ही मेटाफेज 1 में आप लोग आओगे तो क्रोमोसोम क्या होगा ना, अलाइन हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेट पे। अब यहाँ पे हमने पेयर बनाए थे, याद करो, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर। हाँ बनाए थे, बिल्कुल बनाए थे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे डबल मेटाफेजिक प्लेट दिखेगी। मतलब एनसीईआरटी कहती भी है कि आप अगर कंपेयर करते हो एक मेटाफेज 1 वाले सेल को और नॉर्मल मेटाफेज से, तो आपको अंतर क्या दिखेगा? डबल मेटाफेजिक प्लेट होगी और यहाँ पे क्रोमोसोम का पेयर दिखेगा। जबकि वहां पे नॉर्मल माइटोसिस वाले मेटाफेज में क्या था? एक सिंगल मेटाफेजिक प्लेट थी और क्रोमोसोम सिंगल था, जस्ट लाइक यू एंड मी। अच्छा, अब इसके बाद आएगा आपके पास एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? सेपरेट। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड क्या रहेंगे? साथ में। नीट में पूछा जाएगा कि नॉर्मल अगर माइटोसिस वाला एनाफेज है, क्या उसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर मियोसिस 1 वाला एनाफेज 1 है तो कौन सेपरेट होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। भैया चलो, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए? सेपरेट। फिर भैया अब कुछ नहीं, इससे पता वेरिएशंस आ सकते हैं। कैसे? आपने उनका नाम सुना है? किनका? अबे वही यार, वो सर मेंडल। हाँ, मेंडल सर का आपने नाम सुना है? उन्होंने बोला था कि एक होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिल्कुल होता है। मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम के पेयर अपन ने बनाए थे, हाँ बनाए थे मेटाफेज 1 पे, तो वो सेग्रीगेट जब होंगे तो वो इंडिपेंडेंट हैं। ये नहीं कि वो हमारी वाली बायो ले रही है तो हम भी बायो ले रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसा क्रोमोसोम के साथ नहीं होता कि मेरा दूसरा वाला क्रोमोसोम ऊपर जा रहा तो मैं भी ऊपर जाऊं, ऊपर वाली सेल में। ऊपर मतलब वो वाला ऊपर नहीं, ऊपर वाली सेल में ड्यूरिंग डिवीजन। ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चलता है। इस वजह से हमारे पास और क्या आ जाते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएशन। कुछ अच्छी चीजें आ सकती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है टीलोफेज 1। तो टीलोफेज 1 में क्या होगा? क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाएंगे। हाँ, और न्यूक्लियस भी रीअपियर हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैंने याद करो आपसे लास्ट में साइटोकाइनेसिस जब बात करी थी तो मैंने दो बताया थे, एक सक्सेसिव और साइमल्टेनियस। याद होगा आपको। अब इसके बाद आएगी इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस में आप लोग डीएनए डबल करोगे ना? अरे बोलना यार। हाँ, अरे स्वीटी, डीएनए डबल करोगे या सेंट्रियोल? याद रखना, सेंट्रियोल को आप डबल करोगे। अब आएगा मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 इज जस्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट? माइटोसिस। डिट्टो माइटोसिस जैसा होगा। अब मियोसिस 2 में होगा कुछ नहीं, पहले प्रोफेज 2 आएगा। प्रोफेज 2 में वही क्रोमेटिन को कंडेंस कर दो, स्पिंडल फाइबर परपेंडिकुलर हो जाते हैं। हाँ भाई, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास आएगा मेटाफेज 2 जिसमें सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, क्योंकि एक जस्ट रेप्लिका किसका है चीकू? माइटोसिस का। हाँ, फिर अब आपके पास आएगा एनाफेज 2। तो एनाफेज 2 में किसको सेग्रीगेट कर दोगे? किसको? अरे उसी को सर। किसको? सिस्टर क्रोमेटिड को। हाँ, सिस्टर क्रोमेटिड को क्या कर दोगे? सेग्रीगेट। जिनके बीच में क्या मतलब क्रॉसिंग
क्रॉसिंग ओवर हो चुका था, याद होगा आपको कुछ, हाँ। तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, और मतलब वही सब फिर उसके बाद आ जाएगा टीलोफेज सेकंड। अब टीलोफेज सेकंड में आप जानते हो कि वो क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट यूनिट एंड डिवाइड, सेल डिवाइड, यू नो। फिर उसके बाद आ जाएगा साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस दो प्रकार के हैं, एक सक्सेसिव, दूसरा साइमल्टेनियस। सक्सेसिव में क्या होता है, जैसे ही मियोसिस हुआ आपने साइटोकाइनेसिस कर दिया, और साइमल्टेनियस में क्या होता है, आप साइटोकाइनेसिस कब स्टार्ट करोगे, मियोसिस 2 के बाद, ऑकर आफ्टर मियोसिस 2। फिर मैंने दो चीज के बारे में और बात करी थी, मैंने आपसे कुछ बोला था साइक्लिन और सीडी के, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। हाँ, जब तक जीवन में कुछ मतलब एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है साइक्लिन, जब तक वो नहीं आएगा तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम नहीं आ पाएगी, मतलब फंक्शनल नहीं होगी। जैसे ही साइक्लिन बनेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद सेल मतलब डिवाइड कर जाएगी, सेल डिवीजन मदद होगा। एक और अपन ने बात करी थी टीलोमरेज एंजाइम की। हाँ, क्या टीलोमरेज एंजाइम जो था वो जितना भी क्रोमोसोम का पार्ट ड्यूरिंग डिवीजन क्या हो जाता है, खत्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लॉस्ट। हाँ, ड्यूरिंग मतलब लॉस्ट हो जाएगा, क्या उसको वापस से बनाने का काम करती थी टीलोमरेज एंजाइम। हाँ, तो टीलोमरेज एंजाइम अगर मतलब वो कैंसरस सेल्स हैं तो उसमें टीलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। थोड़ा सा आप याद करो, रफ आइडिया है वो, क्योंकि क्लास 12 में आप पूरे डिटेल में पढ़ोगे ही। अच्छा, फिर एक वो पिद्दी से सवाल भी अपन ने कुछ देखे थे कि आपको अगर 20 सीड बनानी है, या मतलब 20 सीड बनानी है तो कितने बार माइटोसिस मियोसिस कराओगे, ऐसा कुछ अगर आपको याद आ रहा हो तो। बहुत सिंपल है चीज, पता, सेल डिवीजन। आपको कुछ नहीं करना, रिवीजन करते जाना है और बस पढ़ते जाओ। चलो बाय बाय।